नाज़रीन आदाब, मैं अशर यासिर खैर मकदम करता हूँ आपका सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत आपके लिए लेकर आया है एक अखबार से रिलेटेड प्रोग्राम, जिसमें हम आपको आज के अखबार की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर इम्पॉर्टेंट खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगे, क्योंकि कुछ खबरें अखबार की महज सुर्खियां बनकर रह जाती हैं या फिर टीवी पर उनको सिर्फ 2 मिनट ही मिल पाते हैं, लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। और इसी के साथ हमारे साथ इस क्या बोलते प्रोग्राम में मौजूद हैं हमारे साथी शाहिद में। शाहिद, आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। शाहिद, सबसे पहले जो आज की अखबार की सुर्खी बनी है, जो न्यूज़, हालांकि यहाँ के जितने भी अखबार हैं, हिंदी का हो, उर्दू का हो या अंग्रेज़ी का हो, सबसे पहली खबर जो आज की सुर्खी बनी है वो है यहाँ के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे जो एक बयान उनका आया था, जो उस पर उन्होंने माफ़ी मांगी है। तो कहीं ना कहीं जब ये ऐसी चीज़ें होती हैं तो माफ़ी मांग लेना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। यही लिखा गया है कि कभी कभी कुछ जो है ऐसे मुख्यमंत्रीज़ हैं जो कभी कभी सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कोई ऐसी टिप्पणी कर देते हैं जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को सख्त होना पड़ता है, और उस सख्त होने के बाद फिर वो जो मुख्यमंत्री होते हैं या वो जो भी संवैधानिक पद पे हों, उनको माफ़ी मांगनी पड़ती है। जिस तरह से रेवंत रेड्डी ने एक बयान दिया था कि जो लीडर हैं, हाँ, उसकी लीडर हैं बीआरएस की कविता, उनको बेल बीजेपी और बीआरएस की जो एक क्या बोलते हैं आपसी जो मेल है उससे हुई है। इस पे फिर कल सुप्रीम कोर्ट ने एक फटकार लगाया तो उन्होंने कहा था कि अदालत को आप सियासत के उसमें ना घसीटें, क्योंकि राजनीति एक अलग चीज़ है, और जो भी ये फैसला सुप्रीम कोर्ट से या कोई भी अदालत से आता है तो वो किसी नेता से पूछ करके नहीं आता, उस नेता से उसके बारे में कोई राय नहीं ली जाती। इसके बाद ही फिर कल ही सीएम रेवंत रेड्डी ने इसके बारे में माफ़ी मांगी है। ये बिल्कुल जैसे कि कविता जेल जमानत के बुनियाद पर बाहर निकले, उसके बाद से ही एक तरफ उनके जेल से बाहर आना और दूसरी तरफ रेवंत रेड्डी पर लगातार टारगेट होने शुरू हो गए, क्योंकि इसकी वजह रही उनका बयान। उन्होंने जो साफ तौर पर कहा था कि जो जमानत पर बाहर आई हुई हैं ये बीजेपी और बीआरएस के आपसी मेल की वजह से हुआ है, इन दोनों में कोई बात हुई है। हालांकि उन्होंने ये भी तर्क दिया था कि जो मनीष सिसोदिया हैं या फिर अभी अरविंद केजरीवाल हैं, इन पे आखिरकार इतनी जल्दी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सख्त टिप्पणियां की। उसने ये कहा कि हम इन सब मामलों में राजनीतिक पेश नहीं लाया जाए और हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से पूछकर कोई फैसला नहीं सुनाते हैं। इसके बाद यहाँ के मुख्यमंत्री जो रेवंत रेड्डी हैं, बिना किसी शर्त उन्होंने एक्स पर ट्वीट किया और उन्होंने माफ़ी मांगी, और उन्होंने ये भी कहा कि मेरी बातों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है। तो इससे बेबुनियादी होकर उन्होंने अपनी बेशर्त माफ़ी मांगी है, और उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि मेरे बयान को लेकर जो खबरें छापी गई हैं उनमें कमेंट का गलत अर्थ निकाला गया था। इन्होंने पॉलिटिकल एंगल में जो अपनी बयानबाजी की थी तो उसको लेकर काफ़ी सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ। उसने सीधा तौर पे ये भी कहा था कि हम कोई ऐसे मामले नहीं होते जिस पर सुनवाई करें और उस सुनवाई को हम किसी पॉलिटिकल मामले को बीच में लाकर फैसला करें, क्योंकि देखा जा रहा है कि जो रेवंत रेड्डी हैं इन पर भी केस चल रहे हैं, वो तेलंगाना कोर्ट में ही केस चल रहे हैं। इस पर बीजेपी की तरफ से ये भी कहा गया था कि इस केस को दूसरे राज्य में फॉरवर्ड किया जाए कि वहाँ पे इस केस को चलाया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री जो हैं इन्होंने बिना शर्त माफ़ी मांग ली। बिल्कुल, यहाँ पे मैं आपको एक मिनट रोकना चाहूँगा। कभी कभी ऐसा होता है कि संवैधानिक पद पर जो लोग बैठे होते हैं वो अगर कोई बयान देते हैं तो उस बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है, और अक्सर ऐसा देखने को मिला है। अक्सर ऐसा भी देखने को मिला है कि कभी कभी बयान दे देते हैं लोग, वो बयान उसी वर्ड टू वर्ड रिकॉर्ड होता है, उसके बाद जब उस बयान पे कोई भी मतलब कोई भी प्रतिक्रिया देता है उससे रिलेटेड, तो उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि बयान हमारा तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। बिल्कुल, अगर ये भी देखा जाए कि सुप्रीम कोर्ट हो या उच्च न्यायालय हो, जो भी कई बार ऐसे देखे जाते हैं कि जो एनडीए सरकार के जो लोग होते हैं, जो उनके नेता होते हैं, वो अगर कोई तल्ख टिप्पणियां करते तो उन पर कोई ऐसे विवादित बयान नहीं होते या बड़ा चढ़ाकर नहीं दिखाया जाता। लेकिन रेवंत रेड्डी ने जिस तरह से उन्होंने पॉलिटिकल एंगल में बात की बीआरएस और बीजेपी को लेकर, लेकिन इसको जिस तरह से तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया, तो मुझे लगता है कि एक कांग्रेस के नेता होने के नाते और यहाँ पे ये एनडीए में नहीं है, इसकी वजह से इनको बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया। हालांकि बगैर किसी वक्त लिए इन्होंने साफ तौर पे माफ़ी मांग ली है। बिल्कुल माफ़ी मांग ली है, और ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज़ है कि आपके बारे में अगर कुछ ऐसा कहा जा रहा है और आपने उसके बारे में थोड़ा सा भी बोला है, और वो अदालत
के उसमें जब जाहिर सी बात है बोला गया है तो उस पर माफ़ी मांग लेना ही सबसे बेहतर होता है। और वहीं दूसरी खबर जो आज के अखबार में छपी है वो यहाँ पे जो एक इस वक्त क्या बोलते हैं बुलडोज़र की राजनीति जो एक शुरू की जा रही है विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है। वैसे तो बुलडोज़र सरकार के नाम से मशहूर यूपी की योगी सरकार है, लेकिन इसी बीच जो यहाँ पे अपोजिशन पार्टी है बीआरएस उसके जो लीडर हैं उन्होंने जो है एक बहुत ही बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि आप ये जो एक बुलडोज़र की पॉलिटिक्स लेके आए हैं ये बहुत ही गलत है और इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। केटीआर ने जो है उनको बोला है, मतलब कांग्रेस का इशारा करते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को ये बात बोली कि आप यहाँ पे जो बुलडोज़र की पॉलिटिक्स शुरू हो रही है उसको कहीं ना कहीं आप बंद कीजिए, वरना ये भी और जो स्टेट्स में बुलडोज़र पॉलिटिक्स चल रही है उसी तरह की यहाँ भी पॉलिटिक्स शुरू होने हो सकती है। आमतौर पे ये देखा जा रहा है कि अगर तेलंगाना में कोई भी ऐसे मामले हो तो केटीआर यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन पर तो निशाना साधते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे सीधा वो टैग खड़गे जी को और राहुल को करते हैं कि साफ तौर पे वो ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ की जो बात है अगर यहाँ के मुख्यमंत्री मेरी बात ना सुने तो वहाँ पे वो जो कांग्रेस के राष्ट्रीय इस टाइम अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे उनको और राहुल गांधी को वो सीधा टैग करके अपनी बात वहाँ तक पहुँचाते हैं। इन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि जिस तरह से बीजेपी राज्य है वहाँ पर जब बुलडोजर चलते हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर कांग्रेस हो बड़े पैमाने पर इसके खिलाफ वो आवाज़ उठाती हैं, लेकिन वहाँ पे जिस तरह से बुलडोजर बाबा के नाम से वो चीज़ें हाईलाइटेड हो चुकी हैं तो फिर आखिरकार तेलंगाना में बुलडोजर लाकर जो गरीब बस्तियां हैं उनको क्यों तोड़ा जा रहा है। कल ही उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें दिखाया गया था कि जो अवैध जो बिल्डिंग बनाए गए हैं जो घर हैं उस पर बुलडोजर चले हैं, करीब 50 से ज़्यादा घर को तोड़ा गया है, तो उसको भी केटीआर की तरफ से ट्वीट किया गया था, बीआरएस की तरफ से ट्वीट करके उस पर भी आपत्ति जताई गई थी और उनका हवाला ये था कि जो गरीब घर है उनको तोड़ा जा रहा है और बुलडोजर लाकर कहीं ना कहीं जो एनडीए की सरकार है जो उनके राज्य में जो बुलडोजर चल रहे हैं उनमें और आप में कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल, और ये जो बुलडोज़र की राजनीति है कहीं ना कहीं बहुत ही गलत होती है, लेकिन तेलंगाना में जो बताया जा रहा है हाइड्रा के हिसाब से बुलडोज़र चल रहा है। अगर आपने किसी भी नदी पे या किसी मतलब झील पे कहीं घर या बिल्डिंग बनाई तो उस पर हाइड्रा की कार्रवाई होगी। हाइड्रा तो यहाँ पे कार्रवाई कर रही है, हालांकि नोटिस भी दिया जा रहा है, 1 महीने का टाइम भी वक्त दिया जा रहा है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो सरकारी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है उस पर जो लोग अवैध अतिक्रमण करके रखे हुए हैं उसको यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको साफ कराने की कोशिश कर रही है। वो ये चाह रही है कि वहाँ उस जगह को अच्छे इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि अगर उसको भी इस्तेमाल में लाया जाता है तो वो कहीं ना कहीं राज्य के हित के लिए होगा। लेकिन अगर केटीआर को देखें तो अगर पॉलिटिकल एंगल में देखा जाए तो वो भी इस चीज़ के खिलाफ है। हालांकि वो इस चीज़ के खिलाफ है कि बुलडोजर क्यों चलाया जा रहा है, बुलडोजर चलाकर जिस तरह से घर को डिमोलिश किया जा रहा है तो उनको वक्त दिया जाए या फिर उन पर गहरी कमेटी के साथ साथ उस पर चर्चा करनी, जांच की विषय है, उसके बाद से कोई ऐसा एक्शन लिया जाए कि कम से कम जिनके सर के ऊपर छत है उस छत को ना गिराया जाए। बिल्कुल, इसी बीच पिछले हफ्ते देश भर के हर मीडिया चैनल में एक खबर बहुत छाई रही है। वो खबर है पश्चिम बंगाल के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो एक नर्स के साथ रेप और मर्डर हुआ था, उसी को लेकर के जो मीडिया है, चाहे वो अखबार हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, हर जगह इस खबर को एक आप देख सकते थे। हर जगह इस खबर से रिलेटेड काफ़ी सारी न्यूज़, काफ़ी सारी बातें बताई जा रही थी। लेकिन इसी बीच ममता बनर्जी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने कहा था कि इस पे एक सख्त कानून बनना चाहिए, लेकिन 8 दिनों के बाद भी जब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, उसके बाद ममता बनर्जी ने फिर एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा है कि आपने हमारी जो चिट्ठी थी, पहली चिट्ठी, उस पर आपने कोई बयान नहीं दिया था। आप प्लीज़ कोई ऐसा बयान दें, कोई ऐसा कानून लाएं जो बहुत सख्त हो, जो ये जो मतलब जो रेप केसेस होते हैं उसके जो आरोपी होते हैं उनके खिलाफ एक कानून लाइए जो काफ़ी सख्त हो। इससे रिलेटेड हालांकि देखा जाए तो वो जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वो कहीं ना कहीं बोलती भी रहती हैं। उन्होंने अभी भी बोला था कि हम एक विशेष सत्र बुलाएंगे और उसमें मृत्यु दंड तक की जो एक कानून होता है उसको लाएंगे, रेप और जो मतलब रेप से रिलेटेड जो भी होते हैं आरोपी उनके खिलाफ। जी, देखा गया कि कोलकाता जो रेप केस हुए उस पर किस तरह से बड़े लेवल पे पॉलिटिक्स भी किया गया। बीजेपी के लोग भी रोड पे उतरे, ममता बनर्जी भी रोड पे उतरी, लगातार इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किए। उन्होंने ये भी दावा किया कि हम जो वो राज्य के विशेष सत्र 2 दिन के लिए बुलाने जा रही हैं उसमें उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि जो भी ऐसे केस आएंगे उसमें मृत्यु दंड के लिए हम कानून बनाएंगे सख्त,
और उसको पास किया जाए। इसी के साथ 22 अगस्त को उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, पहली चिट्ठी लिखी, उसके बाद से फिर दूसरी चिट्ठी उन्होंने लिखा है। पहली चिट्ठी जो लिखी उसमें उनका जवाब आया है, लेकिन उनका ये कहना है कि जिस हिसाब से जिस एंगल को लेकर लिखा गया था, यानी रेप केस के मामले में, उसका जवाब नहीं आया। फिर दूसरी उन्होंने चिट्ठी लिखी है। पहले चिट्ठी में जो महिला विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी हैं, उन्होंने ममता बनर्जी चिट्ठी का जवाब दिया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि बंगाल में 123 फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं जिसमें अधिकतर बंद हैं। ममता ने आज जो दूसरी चिट्ठी लिखी, इसका भी जवाब दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी को ममता बनर्जी ने दूसरी चिट्ठी में 29 अगस्त को लिखा था, जो पहली तो 22 अगस्त को लिखा, उन्होंने दूसरी चिट्ठी 29 अगस्त को लिखा। मतलब 8 दिनों का दरमियान है दूसरी, क्योंकि जवाब उनके हिसाब से 22 तारीख को जो चिट्ठी लिखा गया था उसमें उस हिसाब से उनको जवाब नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने 29 अगस्त को दूसरी चिट्ठी लिखी। इसमें महिला जो विकास मंत्री अन्नपूर्णा है, उन्होंने ये कहा है कि इसमें राज्य में सिर्फ 11 पॉस्को कोर्ट हैं जो चल रही हैं, बाकी बंद पड़ी हैं। इसके अलावा ममता ने आज सुबह राज्य के 88 फास्ट ट्रैक कोर्ट चल रही हैं, 62 पॉक्सो कोर्ट में भी लगातार सुनवाई चल रही है। इसके अलावा 10 नई पॉस्को कोर्ट का भी मामला अप्रूवल हो चुका है। मतलब जो अन्नपूर्णा है, इन्होंने ये दावा किया है कि आपके राज्य में जो फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं या और भी इन सब चीज़ों से मामले जो सुनवाई चलती है वो बहुत कम हो चुकी हैं। लेकिन जो ममता बनर्जी, उन्होंने ये दावा किया कि नहीं, आपका जो आंकड़ा है वो गलत है और इसको बड़े पैमाने पर हम और करना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि जिस तरह से लगातार विपक्ष, माफ कीजिएगा, जो बीजेपी है वो भी ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी ने साफ तौर पे कहा है कि हम इस पर सख्त कानून लाएंगे, मृत्युदंड का उन्होंने प्रावधान रखा है। लेकिन बात यह भी है कि जिस तरह से उन्होंने 2 बार लगातार चिट्ठी लिखी है, तो आखिरकार उस चिट्ठी का जवाब कुछ इस नतीजे से दिया जा रहा है कि खानापूर्ति किया जा रहा है कि आपने तो चिट्ठी लिखा, हमने उसका जवाब दिया, लेकिन जिस हिसाब से सवाल किया गया है उस लेवल पर आखिरकार बीजेपी की तरफ से उसका जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है। अगर एक राज्य के मुख्यमंत्री साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि इस सब मामलों में कि मैं मृत्युदंड का प्रावधान ला रही हो, तो फिर बीजेपी है या एनडीए में जो गवर्नमेंट सरकार है वो इस पर खुलकर अपनी बात क्यों नहीं रख रही है? आखिर वो लोग इस तरह का कानून बनाने से क्यों डर रहे हैं? बिल्कुल देखा रहा तो बंगाल में मुख्य जो पार्टी है विपक्षी वो बीजेपी है, और बीजेपी की तरफ से जो भी वहाँ पे रोज़ बयानात दिए जा रहे हैं इस केस से रिलेटेड या ममता सरकार से रिलेटेड, और वहीं नहीं बल्कि पूरे देश में जहाँ भी बीजेपी है मतलब वो हर जगह से नेताओं के बयानात आ रहे हैं कि ममता बनर्जी को इस्तीफ़ा देना चाहिए। एक महिला होने के नाते उन्हें इस चीज़ को सख्ती से लेना चाहिए और इस्तीफ़ा देना चाहिए। और ममता बनर्जी हालांकि बार बार ये कह रही हैं कि मैं एक ऐसा कानून लाऊंगी, ऐसा कानून लाने जा रही हूँ, मैं जो सत्र बुलाने वाली हूँ 2 दिन का, उसमें मृत्युदंड जैसा कानून लेके आऊँगी। और अगर इस कानून को जो वहाँ के जो राज्यपाल हैं उन्होंने अगर इसको पास नहीं किया तो हम वहाँ पे धरना दें। उससे ये देखा जा सकता है शायद कि ममता बनर्जी जो ये केस हुआ है इसमें बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, बहुत ही सक्रिय रूप से सीरियस हैं कि हम एक ऐसा कानून लाएं जो पूरे देश में हो, ना किसी वेस्ट बंगाल में, पूरे देश में ऐसा कानून होना चाहिए कि हर जगह पे जहाँ पे भी ऐसा केस आता है, क्योंकि बच्चियाँ हर घर में होती हैं, हर इंसान कहीं ना कहीं अपने आप को डरा हुआ महसूस करता है कि भाई रात में ना निकलो, दिन में ना निकलो। इस तरह का अगर कानून आएगा तो उस चीज़ पे एक क्या बोलते हैं, एक मतलब लोग उस चीज़ से डरेंगे, हो सकता है काम ना करें। हमने पहले भी कहा था आपसे कि जब इलेक्शन खत्म होते हैं, कई बार ऐसे मामले होते हैं कि उस एक टेबल पे सारे पक्ष के लोग, विपक्ष के लोग, राजनीतिक दल के लोग एक टेबल पर बैठने को तैयार रहते हैं हर मामले सुलझाने के लिए। सर्वदलीय बैठक, बिल्कुल जो होती है, सर्वदलीय बैठक होती है, या और भी जो मामले हो उस पर सारे पॉलिटिकल पार्टी एक साथ बैठते हैं, कप चाय पीते हैं और उस पर चर्चा की जाती है। तो फिर सवाल ये कि आखिरकार जब इस तरह के मामले होते हैं और सारी गवर्नमेंट ये दिखावा करती है कि जिनके साथ ये अपराध हुआ है मैं उनके साथ हूँ, तो अगर आप उनके साथ हैं, ममता बनर्जी जिस तरह से लगातार केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख रही हैं, उसका जवाब उनके मन मुताबिक ना आना, साफ तौर पे उन्होंने ये भी कहा है कि मैं एक ऐसा प्रावधान लाने जा रही हूं जिसपे साफ तौर पे मृत्यु दंड होगा, तो आखिरकार इन सब मामलों में केंद्र सरकार हो या राज्य की सरकार हो, वो लोग आपस में बैठकर बात क्यों नहीं करते हैं? ये सब मामले अगर सुलझाने हो, आपको इसका निष्कर्ष निकालना हो, तो फिर हर मामलों में राजनीतिक दिखाने का क्या मतलब निकलता है? ममता बनर्जी लगातार कोशिश कर रही है कि सही, क्योंकि सीबीआई जांच हो ऑलरेडी बैठ चुकी है, सीबीआई जांच चल रही है। ममता बनर्जी लगातार कोशिश कर रही है कि इंसाफ हो। केंद्र सरकार की तरफ से लगातार वहाँ पे जो बीजेपी के लोग हैं, क्योंकि वहाँ पे अभी विपक्ष में बीजेपी पूरी तरह से मजबूत दिखती नजर आ रही है, वो लगातार ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश कर रही है। तो अगर सच में बीजेपी के लोग भी चाहते इंसाफ हो, तो क्या ममता बनर्जी के साथ बैठकर वो इस मामले का हल नहीं निकालते? आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में जो बैठक हुई थी इलेक्शन के बाद, उसमें कांग्रेस नहीं गए, कोई पॉलिटिकल जो विपक्ष लोग हैं वो नहीं गए थे, ममता बनर्जी अकेले वो नेता थी जो गई थी।
फिर उन्होंने बैठक में शामिल हुई और उसके बाद वो निकल गई। तो ममता बनर्जी जब इस तरह के मामले में जाकर बैठने के लिए तैयार हैं, तो क्या केंद्र सरकार इन सब मामलों में कमेटी बैठाकर वो राज्य सरकार के साथ और खुद बैठकर क्या इस पर निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जो मुख्य पार्टी होती है वहाँ पे विपक्ष की, उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि कहीं ना कहीं आप सरकार के साथ एक क्या बोलते हैं, एक मतलब बातचीत करें और इस चीज़ का एक अच्छा निष्कर्ष निकालें, ना कि आप प्रोटेस्ट करें, बंद करें। इसी तरह का एक केस हुआ था गुजरात में, मोरबी पुल जो गिरा था, उस वक्त गुजरात का इलेक्शन होने वाला था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उस पुल को लेकर के कोई राजनीति नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि ये पुल गिरा है, ये बहुत दुख की बात है, लेकिन हम इस पर पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। लेकिन वहीं बीजेपी अगर कुछ भी ऐसा होता है तो वहाँ के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगती है, अगर वहाँ बीजेपी सरकार ना हो। और उसको पता नहीं क्या क्या रोज़ वहाँ पे कुछ ना कुछ होता रहता है। जैसे हम अभी बंगाल में देख रहे हैं, बंगाल में रोज़ जो है बीजेपी एक जुलूस निकालती है, प्रोटेस्ट करती है, पत्थरबाजियाँ होती हैं, उससे कहीं ना कहीं जो आम जनता है उसका नुकसान होता है, उसकी दुकान ख़राब होती है, उसके घर में पत्थर आता है, चोट लगती है, काफ़ी सारे नुकसानात होते हैं। इन चीज़ों के लिए ही एक सर्वदलीय बैठक होनी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और जिस तरह से कल मोदी जी ने महाराष्ट्र में जा कर के माफ़ी मांगी है कि यहाँ जो पुल गिरा शिवाजी का, उसके लिए हम माफ़ी मांगना चाहते हैं, इसी तरह आप देश से एक बार मुखातिब हों और ये कहें कि भाई ऐसी जो भी ऐसी हरकतें हो रही हैं उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं, एक नया कानून लेके आते हैं। बिल्कुल, देखा कि महाराष्ट्र में जो अभी छत्रपति शिवाजी की जो मूर्ति गिरी है उसको बनाए हुए साल भर भी नहीं हुए। बिल्कुल, वहाँ नहीं उसका अनावरण किया था, वहाँ पे उद्घाटन किया था, अभी एक साल भी नहीं हुए, वो एक लहर आई उसमें वो माफ कीजिएगा जो मूर्ति है वो गिर गई। उसके बाद से प्रधानमंत्री वहाँ रैली करने जा रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र में अब उनके रैली से ऐसा लग रहा है कि वहाँ माहौल बन रहा है इलेक्शन को लेकर, जो कि वहाँ पर लोगों से आकर मिल रहे हैं। एक मूर्ति के गिर जाने से आप वहाँ के लोगों से माफी मांगते हैं, लेकिन देश में इतने बड़े घटनाएं घट रही हैं, मणिपुर हो, असम हो, बिहार, उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, तो आखिरकार क्या आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप जाकर उनके परिवार से मिले? ममता बनर्जी जो भी पॉलिटिक्स करे उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, आपकी क्या पॉलिटिक्स है कि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पश्चिम बंगाल जाकर एक बार विजिट कर लें? खिलाड़ी आते हैं खेलकर, आप उनको घंटों टाइम देने के लिए आपके पास वक्त रहता है, घंटों बातचीत करते हैं, फोन पे बात करने के लिए आपके पास वक्त रहता है। लेकिन देश में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, चाहे किसी भी राज्य में हो, वो ममता बनर्जी की सरकार हो और नीतीश बाबू की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, तो क्या आपके प्रधानमंत्री होने के नाते आपके पास इतना वक्त नहीं है कि मैं उन लोगों से जाकर मिलूं? आप महाराष्ट्र जाते हैं, वहाँ का जो मूर्ति है वो गिरते हैं, वहाँ पे आप माफी मांगने के लिए आप तैयार रहते हैं, लेकिन इस तरह के मामलों में आपके पास बोलने का कोई वक्त मिलता ही नहीं है। और नहीं तो वहाँ पे अगर कांग्रेस महाराष्ट्र की जो अभी आपने जिक्र किया, वहाँ पे कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है उसके खिलाफ, तो पुलिस जो वहाँ की प्रशासन है वो कांग्रेस के जो नेता उनको नजरबंद कर दे रही है। बिल्कुल, एमवीए पूरा उसमें कांग्रेस भी है, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट भी है, और वहाँ पे एनसीपी का जो शरद पवार। अब सोचिए अगर वहाँ पे कांग्रेस की सरकार होती तो फिर क्या होता? अगर वो चीज़ अगर तेलंगाना में हो गई होती तो फिर यहाँ पे बीजेपी के लोग क्या करते? बिल्कुल, यहाँ बीजेपी रोज़ प्रोटेस्ट करती, उसी के नाम पे रोज़ क्या बोलते हैं, हर जगह खबरें चलती। और जिस तरह से आपने नरेंद्र मोदी जी का जिक्र किया, प्रधानमंत्री का, कि वो ऐसे मुद्दों पे बोलते नहीं हैं, तो ये उनकी पुरानी आदत है। ना वो मणिपुर पे बोले हैं कुछ, ना वो पहलवानों पे जो हुआ था उस पर कुछ नहीं बोले हैं, वो ऐसी चीज़ों पे कुछ नहीं बोलते हैं। वो हाँ, उस वक्त ज़रूर जाएंगे वहाँ पे, जिस तरह हरियाणा का भी इलेक्शन होने वाला है। अब अगर वो हरियाणा जाएंगे तो हो सकता है उससे रिलेटेड कुछ बोल दें। और हरियाणा में ही उन्होंने बोला था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आज वो जो उनका नारा था वो कहीं ना कहीं फेल होता नज़र आ रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसी टॉपिक्स पे बात नहीं करते हैं, वो सिर्फ जहाँ पे अपना फ़ायदा होता है वहाँ पे बोलते हैं। जिस तरह महाराष्ट्र में कल जाकर के उन्होंने शिवाजी की मूर्ति गिरने पे जो एक माफ़ी मांगी, हालांकि उन्होंने ही उसका 1 साल पहले उद्घाटन किया था। इसी बीच एक खबर और है कि एनडीए की जो इस वक्त सरकार चल रही है केंद्र में, उससे रिलेटेड एक खबर है कि एलजेपी जो इनकी पार्टी है चिराग पासवान की, हालांकि ये अपने आप को मोदी जी का हनुमान कहते हैं, लेकिन इनके खिलाफ ही बीजेपी के एक नेता ने रेप से रिलेटेड एक जो केस चल रहा है उसके बारे में बात की। उन्होंने कहा है कि इनकी जो उम्मीदवारी है, इनकी जो सांसदी है वो भी जानी चाहिए, और ये अपने आप को मोदी जी का हनुमान कहते हैं, लेकिन उसी बीजेपी के एक नेता ने इनके खिलाफ केस किया है। जी बिल्कुल, देखिए कि चिराग पासवान है जो लगातार हर मामले में खुलकर बोलते हैं। अभी हाल ही में ममता बनर्जी को घेरा था उन्होंने, जो अभी कल ही ममता बनर्जी पे काफ़ी सारी बातें उन्होंने बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि आप पहले अपना राज्य देख ले, उसके बाद किसी और को देखें। लेकिन उन्हीं के पार्टी के नेता जो पहले जहानाबाद से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, उन्हीं के पार्टी से, और फिर अभी वो देखें तो बीजेपी में अलायंस के साथ वो नरेंद्र मोदी को लगातार वो
खुद को हनुमान बताते रहते हैं एनडीए में साथ में ही। लेकिन अभी जो एक बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने उन पर ये संगीन आरोप लगाया और उनकी जो लोकसभा सदस्यता है उसको रद्द करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि 2021 में एक रेप केस हुए थे जिसमें उनके भाई हैं, पहले उनको आरोपी बनाया गया, फिर इनको बनाया गया। ये दिल्ली का मामला है, लेकिन आखिरकार उन पे जांच क्यों नहीं हो रही है, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? तो उसी का उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने ये कहा कि इस पे केस चले, इसकी सुनवाई हो और इनकी जो लोकसभा सदस्यता है इसको रद्द की जाए। इसी के साथ साथ उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर को भी, वहाँ के डीएम को भी इन्होंने चिट्ठी लिखा है और इस पर जाँच करने की मांग की उन्होंने। बिल्कुल, जिस तरह से मतलब एनडीए में जो लोग होते हैं वो जिस तरह से बातें करते हैं, जिस तरह की इंसाफ की बातें करते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा इंसाफ पसंद बोलते हैं, कहीं ना कहीं आप अगर कुछ ऐसे केसेस में हैं तो आपको सबसे पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। इसी बीच एक खबर को और काफ़ी अहमियत दी गई है जो आजकल इन दिनों देश में जो है मुसलमानों को लेकर के एक बहुत मतलब एक गंदी पॉलिटिक्स शुरू की गई है। वो कई राज्यों के मुख्यमंत्री हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं और ये भी कभी कभी देखा जाता है कि जो मुख्यमंत्री हैं ये कहीं ना कहीं अपने आप को एक अच्छा नेता साबित करने के लिए सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट करते हैं। इसी बीच आज के अखबार में खबर को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। वो खबर ये है कि असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने कल जो जुमे की नमाज के लिए असम के जो वो है मुख्यमंत्री असम के मुख्यमंत्री ने वहाँ पे मुसलमानों को जो है 2 घंटे की जो छुट्टी मिलती थी नमाज की, उसको रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 2 घंटे की छुट्टी से कहीं ना कहीं काम पे काफ़ी असर पड़ता था विधानसभा में। हाँ, और इससे सरकारी जो भी कर्मचारी हैं उनकी जो 2 घंटे की नमाज की छुट्टी उसको रद्द कर दिया है और उसके बारे में ये बोला है कि इससे काम पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता था और जो मुसलमान लोग नहीं थे, मतलब जो हिंदू हैं वहाँ पे, उन पे उसका बर्डन आता था। देखिए, अगर हेमंत बिस्वा शर्मा की बात की जाए तो वो लगातार, अगर राज्य की बात करें तो मुझे लगता है कि इन दिनों जिस तरह से वो लगातार एक तरफा वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अपने राज्य के ज़रूरी क्या चीज़ों हैं उन पे उसके परे वो उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि राज्य में किस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, वहाँ पे बाढ़ की जो समस्या लगातार आती है उसको देखें, या फिर बेरोजगारी की बात करें तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पे पर्दा डालने के लिए कहा जाता है ना कि धर्म की अफीम बहुत खतरनाक होती है। जो इसके लपेट में आ गया वो कभी इससे बाहर निकल नहीं सकता। तो असम के जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा इस चीज़ को अच्छे से परख लिए हैं। राज्य में अभी हाल ही में देखा किस तरह से वहाँ से लोग बाढ़ से परेशान थे, महंगाई किस तरह से बढ़ती जा रही है, वहाँ पर भी जो देखा महिलाओं को शोषण को लेकर किस तरह से केस बढ़ रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों पर पर्दा डालने के लिए वो एक धर्म की राजनीति कर रहे हैं और उस राजनीति में सीधा साफ तौर पर वो मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने दावा ये किया है कि जिस तरह से नमाज को लेकर 2 घंटे का वक्त दिया जाता था उससे काम में बाधा पड़ रहे हैं, तो उसको खत्म कर दे। हालांकि पहले राज्यसभा में भी वक्त मिलता था, नमाज के लिए आधे घंटे की टाइमिंग दिया जाता था, लेकिन उसको पिछले साल ही उसको रद्द कर दिया गया। लेकिन वही जो उत्तर बिहार की अगर बात करें, बिहार में तेजस्वी यादव ने इस पर सख्त टिप्पणियां की है। उन्होंने ये कहा है कि एक सस्ती लोकप्रियता है, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए हेमंत बिस्वा शर्मा ऐसे काम कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे ये भी जिक्र किया है कि ये लोग इस तरह के पॉलिटिक्स इसलिए कर रहे हैं कि मुझे बस एक एंगल मिले पॉलिटिक्स चमकने का। उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग जानबूझकर ऐसे बिल लाते, जैसे वक्फ बोर्ड की बात किया, तेजस्वी यादव ने सीए की बात किया, एनआरसी की बात किया, तो उन्होंने कहा कि ये लोग जानबूझकर ऐसे मुस्लिम मामले लाते हैं कि इस पे पूरे देश के लोग एक तरफ ध्यान भटके और जो असल मुद्दे चीज़ें हैं उससे भटक जाए। इसी के साथ वारिस पठान ने भी इस पर जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा है कि जो बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करती है, तो आखिरकार इसमें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास कहाँ गया? बिल्कुल, इसमें एक रोकना चाहूँगा कि बीजेपी जब भी कोई ऐसा बिल लेके आती, चाहे वो सीएनआरसी हो या फिर वक्फ बोर्ड का बिल हो या फिर अब ये जो नमाज का आया है, इसमें कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि किसी एक बड़ी चीज़ को छुपाने की वजह से एक ऐसा बिल लेके आया जाता है कि उस बिल की हर तरफ चर्चा हो और वो जो दूसरी चीज़ है वो छुप जाए। बिल्कुल, अभी हमने जो कोलकाता रेप केस का मामला देखा, हम देख रहे हैं कि देश में किस तरह से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। जो सामान, जो आलू प्याज पहले सस्ते मिलते थे, जो बुनियादी चीज़ है जो एक गरीब भी खाता है, वो भी चीज़ अब मतलब उसके पास पैसा नहीं है कि वो खरीद कर खा सके। लेकिन इस टाइम कोलकाता मामले को जिस तरह से हाईलाइटेड किया गया, तो उसको हाईलाइटेड करके इन सब जो जरूरत चीज़ें हैं उसको छुपा दिया गया। आप देखिए कहीं पे भी मीडिया में भी कहीं कवर नहीं चल रहा है, इन पे जो है कोई बात भी नहीं करता, इन पे कोई बात करना चाहता भी नहीं। हालांकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक आम इंसान जब सुबह से शाम में काम करके घर आता है,
वो चाहता है कि उससे अच्छा खाना मिले, लेकिन अगर सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो वो खाना किस तरह खा पाएगा, फिर वो काम किस तरह करेगा। कर पाएगा, बिल्कुल। और इससे हालांकि जो विपक्ष है उसको भी इस बारे में आवाज़ उठानी चाहिए, विपक्ष को भी इस बारे में बात करनी चाहिए कि देश की महंगाई कितनी आगे चली गई है। प्याज 55 रुपये किलो मिल रहा है, आलू भी 55 रुपये किलो मिल रहा है। हर चीज़ जब इस तरह से महंगी हो जाएगी तो एक गरीब आदमी क्या खाएगा, जो एक दिन में 200-250 रुपये की दिहाड़ी करके काम करता है। एक अगर मनरेगा की बात कर लें, मनरेगा में एक दिन का कितना मिलता है, वही 200 के करीब, 200 के करीब मिलता है। अब वो 200 रुपये एक दिन में कमा के लाएगा और वो अगर इतनी चीज़ें खरीद रहा है तो जाहिर है उसके पास क्या बचेगा, फिर वो क्या खाएगा, किस तरह रहेगा। इन सब चीज़ों पे कहीं ना कहीं विपक्ष को जो है बात करनी चाहिए, और देश के जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है उनको भी इन मुद्दों पे बात करनी चाहिए। जिस तरह से अभी गुजरात में फ्लड आया है, गुजरात की बात कोई नहीं करता है, जहाँ जहाँ भी बीजेपी की गवर्नमेंट है उसकी बात कोई नहीं करता है, सिर्फ उस जगह की बात की जाती है जहाँ पे बीजेपी अपोजिशन में है। तो नाज़रीन, इसी के साथ आपने देखा कि आज का हमारा प्रोग्राम यहीं ख़त्म होता है। जैसा कि आपको अगर इसके बारे में कुछ भी बोलना है, कुछ भी कमेंट करना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर बताएं। इसी के साथ मुझे और मेरे साथी शाहिद उमैर को दें इजाज़त। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।